ये समझ ले कि एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो बुनियादी तौर पे दो चीजों को रेगुलेट करती है, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस। अब्दुल्ला, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एफएटीएफ का मैंडेट क्या है? एफएटीएफ के दो मैंडेट हैं। इसने बुनियादी तौर पे किसी भी मुल्क के अंदर टेररिज्म को रोकने के लिए काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के इंस्ट्रूमेंट्स को मजबूत करवाना है। ठीक है अब्दुल्ला बेटा? और अब्दुल्ला, दूसरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का निफाज करवाना है। महीन, ये पॉइंट क्लियर हो गया? महीन, एफएटीएफ का मेन मैंडेट क्या है? इसने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। उसके लिए ये क्या करती है? ये मुल्कों की सर्वेलेंस करती है कि इन मुल्कों के अंदर काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए प्रॉपर लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रॉपर रूल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। महीन, अब इसने एक डायरेक्शन, इसने अपनी तरफ से एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है 60 पॉइंट्स का, जिसे रिड्यूस कर लिया जाता है 27 पॉइंट्स तक। यानी 27 कैटेगरी के अंदर 60 चेक्स हैं। जो भी एफएटीएफ के मेंबर स्टेट्स हैं, महीन, जो भी एफएटीएफ के मेंबर स्टेट्स हैं, वो मेंबर स्टेट्स ने उन 60 पॉइंट्स या 27 एरियाज में कंप्लाइंस शो करनी होती है कि हमारे मुल्क के अंदर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं, जो काउंटर फाइनेंसिंग लॉज हैं, वो इन 60 पॉइंट्स को या 27 एरियाज के अगेंस्ट अफेक्टिव है। जो भी मुल्क अफेक्टिव नजर नहीं आ रहा होता, ये उसे इनिशियली ग्रे लिस्ट में फेंकती है। ग्रे लिस्ट के अंदर है कि इनहांस्ड सर्वेलेंस शुरू हो जाती है। और कोई मुल्क बिल्कुल ही कंप्लाइंस नहीं करता तो उस कंप्लाइंस के नतीजे में उसे ब्लैक लिस्ट में फेंक दिया जाता है। जैसे कि इस टाइम, ठीक हो गया, ईरान ब्लैक लिस्ट के अंदर है। ठीक है, जैसे कि ईरान ब्लैक लिस्ट के अंदर है। जो भी मुल्क ब्लैक लिस्ट के अंदर चला जाएगा एफएटीएफ की, अब्दुल्ले, उनके ऊपर, ठीक हो गया, कंप्लीट इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएंगी। अब एफएटीएफ का मसला क्या है कि अगर आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के अंदर चले जाएंगे तो बाकी दुनिया आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरा देगी। कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन नहीं देगा, कोई भी इन्वेस्टर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरी होगी। मीनिंग दैट कि अब्दुल्ला, आपकी इकोनॉमी की लिक्विडिटी ड्रॉप हो जाएगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की आपके ऊपर स्पेकुलेशंस बढ़ जाएंगी, जिसकी बुनियाद पे आपकी इकोनॉमी का जो गुडविल जेस्चर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब्दुल्ला, आई होप सो एफएटीएफ की कहानी क्या है वो क्लियर होगी सबको। सनम बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ मेरी बेटी को या नहीं क्लियर हुआ? अब एफएटीएफ बना 1989 में। पाकिस्तान ने एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट पे, ठीक है, पाकिस्तान ने एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट पे, अच्छा बेटा मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है मेरी धीरानी, क्या करती है झल्ली? इंटरनेशनल मल्टीलेटरल कोऑपरेशन है, किसी एक मुल्क की तो कोऑपरेशन नहीं है ना। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पाकिस्तान ने 2010 में साइन किया। पाकिस्तान को पहली दफा 2012 के अंदर ग्रे लिस्ट में भेजा गया। क्यों भेजा? पाकिस्तान के यूएसए के साथ ताल्लुकात खराब थे। जरदारी दौर में भेजा गया पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, आफ्टर टू बी प्रिसाइज, ठीक हो गया अब्दुल्ले, वो उसामा लोंडे के केस के बाद। 2015 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया और उसके बाद पाकिस्तान जैसे 2015 के आखिर में फाइनली सीपेक के ऊपर काम बातचीत शुरू करता है तो एफएटीएफ से दोबारा पाकिस्तान पे प्रेशर डालना शुरू हुआ। ठीक हो गया, मई 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला, दोबारा ग्रे लिस्ट में गया। पहले 2012 में ग्रे लिस्ट में गया, 2015 में निकल गया, 2018
अप्रैल के अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर गया। 2018 के बाद जो मुसलसल हमारे खिलाफ लॉबिंग की वो इंडिया ने की। 2018 में ज्वाइंट बिड इंडिया और अमेरिका की थी जिसने हमें ग्रे लिस्ट में भेजा। 2020 के अंदर पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट निकलवाने से, ठीक है, 2020 में, अच्छा, उन्होंने हमें कितनी कंप्लाइंस किया? उन्होंने हमें कंप्लाइंस के एरिया दिए वही 60, जिनमें से हमने 27 ग्रुप्स में करना थे। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने की पहली बिड साइन की 2020 में। जब पाकिस्तान ने 2020 में बिड साइन की तो इन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप 27 में से 21 पॉइंट के साथ कॉम्प्लाइंट हो चुके हैं, तो हम आपका अगला रिव्यू करेंगे फरवरी 2021 में। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला, हालांकि पाकिस्तान 2020 के प्लेनरी सेशन के अंदर, ठीक हो गया, 27 में से 21 पॉइंट को फुलफिल कर चुके थे। मेरे बच्चों, जो लेटेस्ट पाकिस्तान का फॉलोअप होना था वो फरवरी 2021 में होना था। महीन फरवरी 2021 में नहीं हुआ, कोविड की वजह से डिले हो गया, जून 2021 में हुआ। उसके अंदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान 27 में से 24 पॉइंट्स के साथ कंप्लाइंट हो चुका है। महीन बेटा, पाकिस्तान कितने पॉइंट्स के साथ कंप्लाइंट हो चुका है? 27 में से 24 पॉइंट्स के साथ कंप्लाइंट हो चुका है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ईजा बेटा, हमें फिर भी ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला, ऑल दो इस टाइम पाकिस्तान दुनिया का हाईएस्ट कंप्लाइंट स्टेट है। इस टाइम पाकिस्तान दुनिया का हाईएस्ट कंप्लाइंट स्टेट है और पाकिस्तान की कंप्लाइंस इंडिया और अमेरिका दोनों से ज्यादा है। हम दोनों की कंप्लाइंस अमेरिका और इंडिया दोनों से ज्यादा है। अब पाकिस्तान को निकालने की प्ली क्या लेते हैं? पाकिस्तान को निकालने की प्ली ये लेते हैं कि जिन 3 पॉइंट्स के अंदर पाकिस्तान कंप्लाइंट नहीं है, बुनियादी तौर पे वो मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न्स हैं और पाकिस्तान से अभी भी टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है, ठीक है, जो उन ग्रुप्स को जो इंडिया और अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली इस जुमले से मैं बेटा तुझे समझ आ गया ना कि एफएटीएफ को अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर माउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये बात है कि पाकिस्तान 2018 में गया, जून 2021 में पाकिस्तान ने लेटेस्ट, अब महीन बेटा पाकिस्तान जिस ग्रुप में फॉल करता है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ फैटिफ है। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ फैटिफ है। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ फैटिफ है। आई होप सो मेरे बच्चों को एफएटीएफ की कहानी समझ आ गई कि एफएटीएफ की कहानी क्या है और पाकिस्तान कितने पॉइंट्स पे कंप्लाइंट है और पाकिस्तान के ऊपर मेजर, ठीक है, कदगन क्या लगाती है वेस्टर्न वर्ल्ड। एफएटीएफ का एमसीक्यूज। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी महीन बेटा, एफएटीएफ से बनता क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ से क्या बनता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बच्चों, एफएटीएफ का पॉइंट क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दो। अब आगे चलते हैं वाटर स्कार्सिटी के मेजर्स पे। वाटर इश्यूज, इन्वायरमेंटल कंसर्न में अक्सर औकात बहुत ज्यादा आता है। अच्छा अब्दुल्ला, सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी दुनिया के अंदर डिफरेंट बेसन्स की मार्किंग है। इन शॉर्ट अब्दुल्ला, वाटर स्टेटा के रेफरेंस से जो कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं उन्हें डिफरेंट डोमेन्स में तोड़ा गया, उन्हें बेसन्स कहते हैं। पाकिस्तान वाटर डिमार्केशन के अंदर किस बेसन में फॉल करता है? पाकिस्तान इंडस बेसन में फॉल करता है।
डन हो गया। अब्दुल्ला पाकिस्तान किस बेसन में फॉल करता है? इंडिया बेसन में फॉल करता है, सॉरी इंडस बेसन में फॉल करता है। डन। अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, नासा के अकॉर्डिंगली 2017 के अंदर इंडस बेसन रीजन को, इंडस बेसन एक्विफायर को दुनिया का सेकंड मोस्ट स्ट्रेस्ड एक्विफायर के तौर पे डील कर दिया गया। यानी अब्दुल्ला, यहां से 2 एमसीक्यूज तुझे क्लियर होने चाहिए। पाकिस्तान किस वाटर स्टेटा के अंदर फॉल करता है? इंडस वाटर के अंदर, इंडस बेसन के अंदर। क्या है? ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटर स्ट्रेस्ड है। कब से है? 2017 से है। और ये किसने क्लासिफाई किया? ये क्लासिफाई किया, ठीक है, ये किसने क्लासिफाई किया? ये क्लासिफाई किया नासा ने। डन हो गया। अब्दुल्ला प्लीज, मैं एक चीज लिखना भूल गया। महीन, जहां पे शुरू में मैंने तुझे कैटेगरीज बताई थी ना, आगे आ जाएगा ईजा बेटा। महीन बेटा, जो मैंने तुझे शुरू में कैटेगरीज बताई थी ना, वहां पे एक कैटेगरी है जो मैं लिखवाना भूल गया, वो है रैंकिंग्स। रैंकिंग्स के ऊपर एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं पाकिस्तान की। ठीक हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेटिंग क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रेटिंग क्या है? ठीक है, अब्दुल्ला नोट करी, रेटिंग्स के ऊपर सवाल बहुत। ठीक है। अब मेरे बच्चों, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, जी रेटिंग्स इजा बेटा, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान 4% ऑफ पाकिस्तान का जीडीपी वाटर पोल्यूशन की वजह से लॉस होता है। यानी पाकिस्तान के जीडीपी को 4% जो नुकसान होता है, ये सिर्फ वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है। पाकिस्तान में वन पॉइंट टू है, ठीक हो गया। 12 करोड़ 1.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्सेस टू द क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं? पाकिस्तान के अंदर 12 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें एक्सेस टू द क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है। और पाकिस्तान इजा बेटा दुनिया का छठा वो मुल्क है जिसमें वाटर बॉर्न डिजीजेस सबसे ज्यादा है, जिसमें वाटर बॉर्न डिजीजेस सबसे ज्यादा है। और पाकिस्तान का जो पानी का चंक है ना महीन बेटा, 90% पाकिस्तान का पानी एग्रीकल्चर यूज की तरफ डायरेक्ट किया जाता है। और उस 90% से 70% पानी, उस 90% का 70% पानी वेस्ट वाटर के तौर पे जाता है। पाकिस्तान में 90% जो वाटर है वो एग्रीकल्चर की तरफ डाइवर्ट होता है और इसमें 70% वेस्ट जाता है। और 12 करोड़ लोग यानी 1.2 बिलियन लोग पाकिस्तान के अंदर एक्सेस टू द क्लीन वाटर नहीं रखते। अगर मेरे बच्चों ये वाटर स्कार्सिटी रिलेटेड टू पाकिस्तान के मेजर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो मुझे ओके कॉल दो। आगे चल रहा हूं मेरे बच्चों। अब आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कोमल बेटा, 2021 में, बेटा ये ले जाओ, ट्रे ले जाओ। 2021 में महीन ईरान ने एक नया, ठीक है, डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है। और ईरान कहता है कि भाई हमने ये डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है हमास के मिसाइल स्ट्राइक्स को काउंटर करने के लिए। किस लिए लॉन्च किया है? ईरान के सॉरी हमास यानी फिलिस्तीन के मिसाइल अटैक
अटैक्स को काउंटर करने के लिए। तो इजराइल ने 2021 में जो एंटी मिसाइल सिक्योरिटी प्रोग्राम लॉन्च किया उसे कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? आयरन डूम डिफेंस सिस्टम। ईरान के इस प्रोग्राम को, इजराइल के इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? आयरन डूम डिफेंस सिस्टम। ये एंटी मिसाइल अम्ब्रेला है और इसके अंदर जो मिसाइल हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल है, उनका नाम है तमीर। अभी जो सबसे रीसेंट इन्होंने इंस्टॉल किए हैं वो 5 आयरन डूम सेटअप्स किए हैं। मेन बेटा कितने आयरन डूम सेटअप्स इन्होंने इंस्टॉल कर दिए हैं? 5, जिनमें से एक की कॉस्ट है 31 मिलियन पाउंड। 31 मिलियन पाउंड का एक आयरन डूम सिस्टम है। महीन, इस स्लाइड से मेरी बेटी सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि 2021 के अंदर इजराइल ने जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एस्टेब्लिश किया उसका नाम आयरन डूम डिफेंस सिस्टम है, और तल अवीव के अंदर इस डिफेंस सिस्टम के 5 यूनिट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। बस इतना याद रखना है। अगर आया एमसीक्यू तो सिर्फ ये आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल्ड बाय इजराइल इन ऑर्डर टू, ठीक है, काउंटर दी मिसाइल स्ट्राइक्स ऑफ हमास। सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा। इजा बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया? आयरन डूम डिफेंस सिस्टम वाला पॉइंट क्लियर हो गया मेरे बच्चों? आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चों, गिलगित का डेवलपमेंट पैकेज, जीबी का डेवलपमेंट पैकेज। कोमल बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरी बेटी, जीबी का डेवलपमेंट पैकेज, ये इंपॉर्टेंट चीज है कोमल मेरी बेटी। इमरान खान ने जो जीबी के लिए डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किया वो 30 अप्रैल को अनाउंस किया। देन, और इसकी टोटल मालियत है 370 बिलियन। जीबी के लिए जो टोटल पैकेज किया है वो है 370 बिलियन का। कब अनाउंस हुआ? 30 अप्रैल 2021 को। यहां तक मेरे बच्चों डन हो गया? अब जब मैं इसका ब्रेकडाउन देखता हूं मेरे बच्चों, जब मैं इसका ब्रेकडाउन देखता हूं तो 140 बिलियन 250 मेगावाट के 9 क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगेंगे, टू बी प्रिसाइज वाटर डैम्स लगेंगे। 140 बिलियन 250 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, 35 बिलियन 5 मेगा रोड्स के लिए, 6 बिलियन टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए, 17 बिलियन एजुकेशन और हेल्थ के लिए, 8.5 बिलियन वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए, और 2 बिलियन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ऑटोमेटिकली कोमल बेटा वो इतनी डिटेल्स में नहीं जा सकता स्क्रीनिंग टेस्ट में कि वो एक एक की तेरे से कॉस्ट पूछे। जो तूने मेजर करने हैं वो 370 बिलियन है, ठीक है महीन? अब महीन इसी की कॉन्टिन्यूटी में जीबी से रेलिवेंट 2 बातें और नोट कर ले महीन बेटा, 2 से 3 पॉइंट और नोट कर ले जो सिग्निफिकेंट है। नंबर 1, साल जीबी का जो एयरपोर्ट रेनोवेट हुआ है और जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया गया है, उस एयरपोर्ट का नाम है स्कर्दू जगलोट। स्कर्दू जगलोट, जगलोट एयरपोर्ट। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका पिछले हफ्ते इफ्तिताह हुआ है। मैं ये पहला पॉइंट समझ आ गया।
दूसरा पॉइंट, जिस रोड का इफ्तिताह हुआ है, जिस रोड का इफ्तिताह हुआ है वो है जगलोट गिलगित रोड। जलगोट गिलगित, ये जलगोट गिलगित रोड किसने बनाई है? ये FWO ने बनाई है। और तीसरी चीज, इसके इफ्तिताह पे इमरान खान ने कहा कि कितना टारगेटेड पोटेंशियल है जीबी की टूरिज्म का, वो है तकरीबन 39 बिलियन डॉलर्स, यानी 10 सालों के अंदर 40 बिलियन डॉलर्स सिर्फ जीबी से टूरिज्म इंडस्ट्री जनरेट करेगी ना। दिस इज अ टारगेट। देखो क्या, इतनी तो हमारी टोटल इकोनॉमी नहीं। बच्चों अगर जीबी के मेन पॉइंट्स क्लियर हो गए तो मुझे ओके कॉल दो। सारे कितने मर गए हो बच्चों? अगर जीबी के मेन पॉइंट्स क्लियर हो गए तो मुझे ओके कॉल दो सारे। आगे चलूं? अब आगे चलेंगे तो मेरे बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, सबसे पहले अब्दुल्ले, सबसे पहले चीज ये नोट कर कि दुनिया में इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है 5 जून को। कोमल बेटा, दुनिया में वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे किस रोज मनाया जाता है? 5 जून को। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, इस 5 जून को, ये जो डेकेड है 2021 से 2023, इस डेकेड को अनाउंस किया गया है UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अच्छा अब्दुल्ला, इंपॉर्टेंट किस वजह से है? पाकिस्तान ने पहली दफा वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे को ग्लोबली होस्ट किया है। यानी पहली दफा वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे का होस्ट कौन था? पाकिस्तान। आयशा बेटा, UN डिक्लेरेशन नहीं मेरी बेटी, UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यानी 2021 से 2030 की जो डेकेड है, इसे UN ने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की डिकेड का है। जून 5 वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे होस्ट किसने किया? पाकिस्तान ने। और इस टाइम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की चेयर किसके पास है? इस टाइम UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की चेयर पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान को 70 सालों में पहली दफा UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की चेयर मिली है और पाकिस्तान को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे की होस्टिंग मिली है। अब अब्दुल्ले, ये मैं बात तुझे शुरू के अंदर, ये बात मैं शुरू के अंदर तुझे सेंसिटाइज करना चाह रहा था कि वो इंपॉर्टेंट डेज देगा, लेकिन वो डेज वो देगा जिसको, जिस हेडलाइंस के अंदर जो डोमिनेट करता रहा। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के ऊपर MCQ आने के चांस ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान की हेडलाइन बन रही थी। इजा बेटा, अब मेरी बात लॉजिकली समझ आई है नहीं समझ आई? यानी मैंने सिर्फ पिछले पेपर से एरियाज को आइडेंटिफाई किया है। अब उन एरियाज के रेलिवेंट पूरे साल में जो जो मेजर इवेंट्स हुए मैं तेरे दिमाग में इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर कोई डे आया तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि पाकिस्तान को उसकी चेयर मिली। ठीक हो गया। साथ ही मैंने क्या बता दिया? आई होप सो मेरे बच्चों को यहां तक बात क्लियर होगी। आगे चलूं बच्चों, आगे चलेंगे
तो अगली चीज है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चों। इस साल इजराइल ने कुछ स्ट्राइक्स किए हैं, दोबारा से अटैक किए हैं, किस पे? फलस्तीन पे। बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, महीन बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक हो गया। इस साल जो इजराइल फलस्तीन के दरमियान स्ट्राइक्स हुए हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 243 फलस्तीनी मरे गजा में और 29 फलस्तीनी मरे वेस्ट बैंक में। तो इन शॉर्ट बच्चों देखो, इस टाइम फलस्तीन क्या रह गया है? इस टाइम फलस्तीन सिर्फ ये वेस्ट बैंक रह गया और ये गजा स्ट्रिप रह गया। तो गजा के ऊपर भी इजराइल ने टारगेटिंग की और वेस्ट बैंक के ऊपर भी इजराइल ने टारगेटिंग की। टोटल तकरीबन 300 फलस्तीनी मरे, जिनमें से 66 सिर्फ बच्चे थे। डन हो गया? डन हो गया मेरे बच्चों? अब महीन बेटा 10 मई को इजराइल ने यह फायरिंग शुरू की, 10 मई 2021 को, और 11 दिन तक नॉन स्टॉप ये फायरिंग करता रहा, यानी 21 मई तक ये मिसाइल्स की फायरिंग चलती रही। 10 से 21 मई तक 11 डेज। कितने लोग मरे? सिविलियंस मरे तकरीबन 300, जिसमें 66 बच्चे शामिल थे। और तकरीबन मेरे बच्चों अगर मिलाया जाए तो लगभग 8,000 के करीब सिविलियंस मारे गए, सिविलियन जख्मी हुए। ठीक है महीन? अब महीन इजरायली एयरफोर्स ने खुद आइडेंटिफाई किया कि हमने तकरीबन 820 एयर स्ट्राइक्स किए हैं अकेले गजा पे। आठ सौ बीस एयर स्ट्राइक्स किए हैं अकेले गजा पे। और इजराइल क्या क्लेम करता है कि इन्होंने ये रिस्पॉन्स किया है क्योंकि दस मार्च से 10 मई तक 2 महीने की ड्यूरेशन में हमास ने तकरीबन 4300 मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं। 4300 मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं। महीन डन हो गया? अब महीन जो सीज फायर दोबारा से एस्टेब्लिश होता है, 21 मई को सीज फायर हुआ। कब सीज फायर हुआ? 21 मई को हुआ। और इजराइल ये क्लेम करता है कि उनके 12 लोग मारे गए, जबकि 300 लोग तकरीबन फलस्तीनियन मारे गए। ठीक है अब्दुल्ला? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे तकरीबन जो 300 स्ट्राइक्स हुए वो मिलिट्री टारगेट्स नहीं थे, वो इंडस्ट्रियल कमर्शियल इकोनॉमिक टारगेट्स थे। वो वायलेशन थी जनीवा कन्वेंशंस की। और फलस्तीन के बारे के अंदर सिर्फ एक पॉइंट मेरे बच्चों और सुन लो, बच्चों प्लीज सिर्फ एक पॉइंट और सुन लो, कि जिस एरिया का फलस्तीन ने चारों साइड से ब्लॉकेड किया हुआ है ताकि उसे लैंड लॉक बनाया जाए, वो गजा स्ट्रिप है। महीन बेटा ये जो तुझे डॉटेड एरियाज नजर आ रहे हैं ना, अब ये फलस्तीन सिर्फ इतना रह गया है, बाकी सारे के ऊपर इजराइल काबज हो चुका है। मेरे बच्चों अगर 2021 के इजराइल फलस्तीन के मेजर इवेंट को, अच्छा महीन जो यूएन के अंदर इजलास बुलाया गया, उस इजलास को ज्वाइंटली बिड किया पाकिस्तान ने, ईरान ने, तुर्की ने, विद द बैकिंग ऑफ चाइना।
पीटीआई चाइना याद रख लेना, पीटीआई चाइना याद रख लेना। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, चाइना, सॉरी एक मुल्क भूल गया, इजिप्ट। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इजिप्ट ने ज्वाइंटली यूएन के अंदर इस अटैक के खिलाफ, चाइना सिक्योरिटी काउंसिल ने जिस मुल्क ने ब्लॉक किया वो था यूएसए। यूएसए ने इजराइल की ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ जो बिड थी पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इजिप्ट की विद, ठीक है, चाइना, इस बिड को ब्लॉक किसने किया? इस बिड को ब्लॉक किया मेरे बच्चों अमेरिका ने। और साथ ही इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अमेरिका ने सेल्स की एग्रीमेंट किया ऑफ आर्म्स टू इजराइल, और इसी के रिएक्शन में वो आयरन डूम मिसाइल सिस्टम इजराइल ने लॉन्च किया। महीन पिछला और ये वाला टॉपिक आपस में लिंक हो गए। अब्दुल्ले संभाल लेगा ना इन दोनों टॉपिक्स के एमसीक्यूज को? अब इजा बेटा, जी जी जी, किस मई को पाकिस्तान, मेरे बच्चों ये प्लीज नोट कर लीजिएगा जो उमर बोल रहा है, इसी की सिग्निफिकेंस में 21 मई को पाकिस्तान ने फलस्तीनियन सॉलिडेरिटी डे मनाया। ठीक है कोमल बेटा, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहे लेकिन नोट कर ले, इजरायली और फलस्तीनी प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स के नाम नोट नेट से देख लेने, मुझे नहीं याद आ रहे इस वक्त, वो सिग्निफिकेंट होगा। पाकिस्तान ने 21 मई को फलस्तीनियन सॉलिडेरिटी डे भी मनाया, और इसके रेफरेंस से प्लीज मेरे बच्चों नोट कर लीजिएगा, इजराइल और फलस्तीन के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का नाम नोट कर लीजिएगा। ओके हो गया? आगे चलूं? आगे चलेंगे मेरे बच्चों। तो अब सब बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है महीन बेटा, ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। महीन बेटा, ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, नफ्ताली बीनत इजरायली प्राइम मिनिस्टर है। नफ्ताली बीनत, मेरे बच्चों ये चैट के अंदर देखो उमर लिख रहा है, नफ्ताली बीनत इजरायली प्राइम मिनिस्टर है। उमर फलस्तीनियन का भी नाम लिख। मोहम्मद शातिया, नफ्ताली बीनत इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, और मोहम्मद शतिया फलस्तीनी प्राइम मिनिस्टर है। मेरे बच्चों ये नोट कर लिए, उमर चैट में लिख रहा है, मेरे बच्चों नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। नफ्ताली बीनत और मोहम्मद शतिया, अब्दुल्ला ये नोट करो बच्चों। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का। मोहम्मद अब्बास फलस्तीनी प्रेसिडेंट है, मोहम्मद अब्बास फलस्तीनी प्रेसिडेंट है बच्चों। ईरान के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए वो 18 जून को हुए। सबसे पहली चीज क्लियर हो गया? खतीब बस मैं ये इस स्लाइड पे बंद कर दूंगा मेरे बच्चों। ईरान का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब हुआ? 18 जून को। कौन बना ईरान का नया प्रेसिडेंट? इब्राहिम रईसी। डन हो गया? 18 जून को इलेक्शन हुआ, इब्राहिम रईसी नया प्रेसिडेंट बना। ये इसराइल ईरान का 8वां प्रेसिडेंट है। इसने जो वोट्स लिए ना अब्दुल्ले, तकरीबन 61.95% वोट्स लिए। ईरान के अंदर जो प्रेसिडेंट की टर्म है वो 4 इयर्स है, और एक बंदा मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म तक रह सकता है।
डन हो गया। इब्राहिम रईसी अल्ट्रा इस्लामिस्ट है, अल्ट्रा कंजर्वेटिस्ट है। और ये प्रेसिडेंट बनने से पहले ईरान का चीफ जस्टिस था, अल्ट्रा कंजर्वेटिस्ट है। और इसे पिच किया जाता है, ये आयतुल्ला खुमैनी के बाद सुप्रीम लीडर बनने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। आयतुल्ला खुमैनी के बाद ये सुप्रीम लीडर बनने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। डन हो गया मेरे बच्चों? बच्चों ईरानियन इलेक्शन 18 जून को हुए। इब्राहिम रईसी बना, ये पहले चीफ जस्टिस था, अल्ट्रा कंजर्वेटिस्ट है, 8th प्रेसिडेंट है। इसने हसन रूहानी को बाईपास की, हसन रूहानी को रिप्लेस किया। ईरान के अंदर प्रेसिडेंट की टर्म, ठीक है, 4 साल की, मैक्सिमम 2 टर्म्स हैं। इसने 62% वोट लिए और इसे आयतुल्ला खुमैनी के सक्सेसर के तौर पे भी ईरान में पिच किया जाता है। मेरे बच्चों अगर ईरानियन इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे बच्चों, मुझे आगे कॉल दो। इजा बेटा आखिरी चीज कि ईरान चाइना के अंदर 7वीं मर्दमशुमारी हुई है आफ्टर चाइनीज इंडिपेंडेंस इन 1947। जानो क्या जोया बेटा? और उसके अकॉर्डिंगली चाइनीज मेनलैंड पॉपुलेशन 1.4 1.2 बिलियन पे पहुंच चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क चाइना है, यहां पे बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। जोया बेटा इसकी कॉन्टिन्यूटी में एक फैक्ट समझ जरा, चाइना की आबादी की एवरेज एज है 39 साल, 38.8 years। कोमल बेटा ये पॉइंट जरा नोट करिए, चाइना की आबादी की एवरेज एज कितनी है? 39 years, यानी ज्यादा यूथ है। लेकिन इस चीज के बावजूद चाइना यह कहता है कि हम लोगों के पास 2025 तक जितनी लेबर फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो लेबर फोर्स हम मीट नहीं कर सकते। अब्दुल्ला आगे बता दूंगा, आगे आएगा ना मेरे जब। और इसे तकरीबन ठीक हो गया 2025 तक 100 मिलियन लेबर फोर्स की एडिशनल जरूरत होगी। और ये एक इंसेंटिव है कि जो इस टाइम पाकिस्तान लेबर फोर्स पे काम करने की कोशिश कर रहा है कि चाइनीज सेंटर्ड एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाया जाए। वर्ल्ड पॉपुलेशन के एलिमेंट से रेफरेंस पॉइंट हो गया मेरे बच्चों, हाँ या ना? काफी है बच्चों आज के लिए? अच्छा मेरे बच्चों मेरी बात, आई होप सो कि तुम्हें आज काफी हद तक बिल्ड हो गया होगा, ठीक है। कोमल बेटा अगली क्लास के मिड तक हम कोशिश ये करेंगे कि जो मेजर इवेंट्स है ना, ऐसे ही जो मेजर इवेंट्स है ना, ऐसे ही, ठीक हो गया। आपने वो मेजर इवेंट्स हम अगली क्लास के मिड तक कर लें और फिर 2021 में उन 18 डोमेन्स में जो हमने डिस्कस किए थे, जितने ज्यादा पॉइंट हम कवर कर सकते हैं वो करें। महीन हम क्लोज गेस के ऊपर चल रहे हैं, हम क्लोज गेस के ऊपर चल रहे हैं। करंट अफेयर का कोई सिलेबस नहीं है,
लेकिन मेरे बच्चों आई होप सो इस अप्रोच के ऊपर हम क्लोजेस्ट प्रोबेबिलिटी पे क्लोज 3 जा सकते हैं कि करंट अफेयर कहां पे हिट हो सकता है। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आ गई। इशू बेस्ड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम वन लाइनर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया? इंशाल्लाह आई होप सो आज की क्लास में थोड़ा सा फायदा हो गया, अगली क्लास में खींचेंगे थोड़ा सा। ठीक हो गया? चलो खतीब, तू अपना क्विज देख ले मेरे भाई। थैंक यू जी मेरे सर। भाई। जी सर, सर क्विज अभी ये कर सकते हैं 6:30 तक, 6:30। ओके ओके 6:30 तक आप क्विज कर सकते हैं मेरे बच्चों।